गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशंस की कंसिडरेशन टर्म्स के बारे में। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट कर सकते हो ताकि उस प्रॉब्लम को आपका सॉल्व किया जाए। और मैंने कुछ कल प्रॉब्लम्स डाली थी न्यूमेरिकल बेस्ड, तो वो भी होप करता हूँ कि सभी ने कर ली होगी। जिसको भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से सॉल्यूशन जो है वो बनता है सॉलिड जब सल्यूट हो और जो लिक्विड सॉल्वेंट हो, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग बनेगी सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें कुछ टर्म्स बनती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या चीज़ है? तो हिंदी में जिसको हम बोलते हैं घुलनशीलता। तो सोल्यूबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी सल्यूट की जो सॉलिड है, एक सॉल्वेंट के अंदर जो लिक्विड है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट होता है उस सल्यूट का इन ग्राम्स में, जो हम डिसॉल्व कर सकते हैं उस 100 ml सॉल्वेंट के अंदर, ताकि सॉल्यूशन क्या बने हमारे पास? सैचुरेटेड बने। क्या बने हमारे पास? सैचुरेटेड। और हमने टेम्परेचर वही रखना है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना। तो उस समय उस सल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट इन ग्राम्स में डिसॉल्व हो सकता है? 100 ml ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, ताकि हम उसका क्या बना सकें? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकें। उससे हम क्या बोलेंगे? उसकी सोल्यूबिलिटी। तो क्या होगा ये हमारे पास? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स which can be dissolved in 100 ml of solvent to make saturated solution. At that particular temperature, उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी सोल्यूबिलिटी। जैसे हमारे पास ले लीजिए NaCl है, तो हम वाटर 100 ml लेंगे, उसके अंदर उसको डिसॉल्व करेंगे, तो कितना मैक्सिमम वो डिसॉल्व हो सकता है? 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, जितना भी हो सकता है वो उसकी क्या हो जाएगी? सोल्यूबिलिटी। पर हमने क्या बनाना है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब जब उसमें वो घुलना बंद हो जाए वहां तक करना है। और टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं करना। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वो सोल्यूबिलिटी नहीं रहेगी, वो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूबिलिटी। तो यहाँ पे एक बात आती है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? वो वाला सॉल्यूशन जिसमें और हम जो सल्यूट है वो ऐड ना कर सके, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या कहेंगे? द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सल्यूट कैन बी एडेड। जिसमें हम और सल्यूट नहीं डाल सकते, उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। और एक आ जाता है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम? वो वाला सॉल्यूशन जिसके अंदर और हम सल्यूट क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? द सॉल्यूशन इन विच मोर सल्यूट कैन बी एडेड। ओके, तो ये हमारे पास हो जाता है सोल्यूबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं जब कभी भी हम सॉलिड को
लिक्विड सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो हमें पता है उसमें एक क्या होगा, सोलवेंट जो हमारा लिक्विड है ये हमारा हो गया सोलवेंट, और सल्यूट जो है वो हम क्या ऐड करेंगे, सॉलिड ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, सॉलिड सल्यूट ऐड करना शुरू करेंगे इस सोलवेंट के अंदर, तो धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, इसके अंदर डिजोल्व होता जाएगा। क्या होता जाएगा, डिजोल्व होता जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, डिसोल्यूशन बोलते हैं। फिर हम और ऐड करेंगे, सल्यूट ऐड होता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सल्यूट ऐड होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी वो इसके अंदर डिसोल्व नहीं होगा। उस समय हम क्या बोलेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है, यानी उसमें हम और सल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो सल्यूट के पार्टिकल हैं वो आपस में टकराएंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करके उनमें से सॉलिड सल्यूट पार्टिकल जो है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। तो जब सॉलिड सल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में से अलग होना शुरू हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो हमारे पास दो डेफिनेशन और आती हैं, डिसोल्यूशन क्या है और क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसोल्यूशन की। तो क्या होगा, दी प्रोसेस by which solid solute particle are dissolved in liquid solvent, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास डिसोल्यूशन हो रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, दी प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्यूशन। उसे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या बन रहा है, वो क्या प्रोसेस हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। तो आगे हमारे पास आता है फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फैक्टर affecting solubility of solid in liquid। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, तो मेनली दो फैक्टर हैं। नंबर एक, नेचर ऑफ सल्यूट एंड सोलवेंट। तो पहला फैक्टर है कि हमारे पास नेचर कैसा है सल्यूट और सोलवेंट का। नेचर का मतलब कि हमारे पास जो सल्यूट और सोलवेंट है वो दोनों पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, या उनमें से एक पोलर है या एक नॉन पोलर है। तो हमने +1 के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, प्रोवर्ब पढ़ी हुई है, क्या, लाइक डिसॉल्व
लाइक मीन्स जो जैसा दिखता है वो वैसे के अंदर क्या होता है, डिजोल्व होता है। मीन्स पोलर है तो पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। जैसे बढ़िया सा एग्जांपल है, पानी के अंदर नमक घुल जाता है लेकिन ऑयल जो है वो नहीं घुलता। या जो हमारे पास नेफ्थलीन बॉल जिसको हम फर्नेल की गोली बोलते हैं, उसको अगर हम करें तो वो पानी में डिजोल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो नेफ्थलीन है वो है नॉन पोलर और वाटर है वो हमारे पास क्या है, पोलर है, तो इसलिए वो उसमें डिजोल्व नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि वो क्या कहता है, लाइक डिजोल्व लाइक। अब जब कभी भी कोई भी सॉलिड डिजोल्व होता है सॉल्वेंट में यानी लिक्विड में, जैसे हम NaCl और वाटर की बात करें तो हमें पता है NaCl एक पोलर केमिकल है, तो ये टूट जाता है Na+Cl नेगेटिव। अब हमें पता है जो वाटर है, वाटर भी क्या होता है, टूटता है H+OH नेगेटिव में। ये हम कहें कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो पोलर होता है। पोलर होने की वजह से इस पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे सोल्यूशन बनता है, ये जो हमारा Na+ है इसके चारों ओर कौन अपोजिट आयन हो जाएंगे, जो क्या है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ये इसको चारों ओर से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें जो हमारा Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव पे यानी इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको कौन घेरेंगे, पॉजिटिव वाले। ठीक है, कौन घेर लेंगे इसको, पॉजिटिव वाले। तो इस प्रकार से ये सोल्यूशन हमारे पास बनता होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव वाले अपने को पता है हाइड्रोजन, तो ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिव जो क्लोरीन है उसको चारों ओर सराउंड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सोल्यूशन बनता है। अब जब कभी भी सोल्यूशन बनता है तो उसमें दो कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं, एक होता है लैटिस एनर्जी और एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी की। लैटिस एनर्जी क्या चीज है? तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है कब, जब हम एक मोल जो सॉलिड है उसको आयंस में तोड़ते हैं, उस समय जो एनर्जी चाहिए हमें, उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम क्या नाम देंगे, लैटिस एनर्जी। तो क्या है ये, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole solid into constitutes ion। constitutes ion से मतलब जिनसे वो मिलकर बना हुआ है। उसी तरह से एक टर्म आती है हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, वो वाली एनर्जी जो रिलीज होती है कब, जब हम किसी सॉलिड को सोल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो उस समय क्या होता है, आयंस टूटते हैं तो डिसोल्व होने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो क्या होगा ये, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन solid are dissolved in liquid solvent। तो हमारा सोल्यूशन कब बनेगा, जब उस समय बनेगा जब हमारे पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, लैटिस एनर्जी से। किससे ज़्यादा हो, लैटिस एनर्जी से। उस समय हमारे पास सोल्यूशन परफेक्ट बनेगा। और +1 में हमने पढ़ा हुआ हाइड्रेशन एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, साइज पे। जितना छोटा साइज होगा हमारे पास आयन कटायन का, उतनी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सोलवेंट का फैक्ट। अब दूसरा जो फैक्टर आता है वो है हमारे पास टेम्परेचर का। टेम्परेचर के बेस पे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो सोलिबिलिटी है किसी सॉलिड की सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर चेंज होती है। तो दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर के बेस पे कह रहा है कि हमारे पास 3 प्रकार की रिएक्शंस होते हैं, 3 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। नंबर 1 वो वाले दोज सब्सटेंस या रिएक्शन whose solubility is increase with increase of temperature। मीन्स कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनका टेम्परेचर अगर हम क्या करें, इंक्रीज करें, तो उनकी सोल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे हमारे पास सिंपल सा है NaCl KCl, ये वाले जो हैं इनकी सोल्युबिलिटी जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, मीन्स जब इस सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं तो वो वाला प्रोसेस कौन सा होता है, एंडोथर्मिक होता है। कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। हमने पढ़ा हुआ है 10th और +1 में एंडोथर्मिक वो वाली रिएक्शन जिनमें हीट रिक्वायर्ड होती है। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो +1 में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ली-चैटलियर प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर हमारी रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में फिर तो है ठीक, लेकिन जब कभी भी हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को चेंज करते हैं, यानी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, प्रेशर को चेंज करते हैं, वॉल्यूम को चेंज करते हैं, या कोई उसमें इनर्ट गैस डालते हैं, तब हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। और डिस्टर्ब होगा तो वो अपने आप को रीएडजस्ट करने की कोशिश करेगा। रीएडजस्ट करने के लिए उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाना पड़ेगा ताकि वापस वो इक्विलिब्रियम को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो जो हमारा सॉल्यूशन का बनना वो भी क्या एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, क्योंकि हमें पता उसमें क्या होगा, एक सॉल्यूट और प्लस में क्या होगा, सॉल्वेंट। तो ये इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हम इसको 2 माउथ एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, एक फॉरवर्ड को एक बैकवर्ड को, और इससे क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। ओके, अब ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या हमारे पास एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब इसमें हीट रिक्वायर्ड होती है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं। अब एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो ये वाला प्रोसेस अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, पहले तो इक्विलिब्रियम में था, बट यहाँ पे अब हीट बढ़ाने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से हीट बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, तो ये वाली साइड होगी ज़्यादा और ये वाली साइड होगी कम। पर हमें पता ली-चैटल प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों बराबर रहने चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या जाएंगे, फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे। फॉरवर्ड की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स होकर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बनने का मतलब सॉल्यूट ज़्यादा घुल रहा है, और सॉल्यूट ज़्यादा घुल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी सोल्युबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसलिए वो वाली रिएक्शंस हैं जिनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब वो वाले सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस हुज सोल्युबिलिटी इज डिक्रीज with increase of temperature, ये वो वाले सब्सटेंस हैं जिनकी सोल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। कब, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं,